देखिए विद्यार्थी के लिए तो 500, 1000, 2000 बड़ा मायने रहता है, ठीक है। भले आपको मिलेगा तो मायने नहीं रखता है, लेकिन जिसको भुला जाता है उसके लिए मायने रखता है। तो इसीलिए अगर मिला भी हो या धोखा से अगर ले भी लिए तो टेंशन नहीं लेना है, आपको जमा कर देना है। हाँ, कहती है संविधान, संविधान है। अब देखिए संविधान की पॉलिटी वही हुआ ना। यहां था एक संविधान का, लाइए ना, हमको खाली देख लेते हैं कौन है सब। हाँ इधर ये हो गया, इधर ये सुनिएगा। सुनिएगा, भारत जो है पहले किस क्षेत्रों में विभाजन किया हुआ था? रियासत में। आज जो देखते हैं एक भारत, बहुत सारा रियासत को मिलाकर एक भारत देश का निर्माण किया गया। आज पूरे भारत के लिए एक नियम और कानून है, लेकिन उस समय भारत बहुत सारा रियासत में बटा हुआ था और अलग अलग रियासत का अलग अलग मालिक होता था, यानी राजा होता था, और उसका अलग अलग अपना एक कानून भी होता था। लेकिन आज सभी को मिलाकर एक हिंदुस्तान, एक भारत का निर्माण किया गया है। लेकिन सबको मिलाने में अहम भूमिका किस व्यक्ति का रहा? सही है, किस व्यक्ति का रहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसका? आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इस काम में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहयोग कौन किया? सही है, बीपी मेनन। कौन है आपको? बीपी मेनन। यानी सभी रियासतों को एक करने में अहम भूमिका फर्स्ट किस व्यक्ति का रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और दूसरा व्यक्ति कौन? बीपी मेनन। कौन है आपको? बीपी मेनन। और उसी में उस दिन बताए होंगे कि 13 समिति के योगदान से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और उसी में एक प्रांतीय समिति था। क्या था आपको? प्रांतीय समिति। लेकिन आप क्या है, टोटल 13 समिति है ना, लेकिन मुख्य रूप से कहिएगा 12 गो है, इसीलिए नहीं देता है। मुख्य लगा देगा तो 12 होता है ना, बाद में गठित किया गया, 13 कहिएगा। लेकिन आपको उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? वही ना, प्रांतीय। उलट दिए तो गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है, आपको प्रांतीय समिति का अध्यक्ष। और प्रांतीय समिति के अंतर्गत ही सारा रियासत को क्या किया गया? मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया, जिसमें अहम भूमिका किस व्यक्ति का रहा? फर्स्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा व्यक्ति की अगर बात कहेंगे तो बीपी मेनन। लेकिन भारत में कुल कितना रियासत था? कितना? 565 कहिए। सुनिए सुनिए, आप लोग सेंटेंस पर ध्यान नहीं ना देते हैं। विभाजन के बाद प्रश्न है, सीधे कहे दोनों में अंतर है। तो आप लोग सीधे देख लेते हैं 552, 545 मार देते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान देना कि कहां से टर्न लिया।
एग्जाम में नंबर वैसे ना बढ़ता है, ठीक है। न तो लगेगा कितना मारे, तो 100 में 100 आया, कितना 22। ये 78 को कहां गया ना, तो उस पर ध्यान देना है। हम और लिख देते हैं, अब ठीक है। तो देखिएगा कुल रियासत की अगर बात कहेंगे तो कितना आपको 565, लेकिन भारत में हाँ लेकिन 552 रियासत जो है वह आसानी से भारत में मिलने के लिए स्वीकृति दे दिया। यानी इसमें कोई तालमेल नहीं था कि आपको मिलेंगे, या कहा कि हम भारत का अंग बनेंगे। कितना, लेकिन कुल रियासत की बात कहेंगे, लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद भारत में कितना रियासत रह गया, कितना आपको 562। लेकिन बाद में जाते जाते 563 रियासत भारत में मिल गया। कितना, 563 कहिएगा, 65 3 62 कहिए, तब ना 62 3 65, यानी 562 तो आपको मिल गया। बचा कितना, ये 3 ही रियासत है जो साफ नकार दिया कि हम हिंदुस्तान का भाग नहीं रहेंगे। हम किसका भाग रहेंगे, पाकिस्तान का। कुछ रियासत कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने स्वतंत्र रहेंगे। उसी में से एक हैदराबाद रियासत का नाम सुने होंगे। हैदराबाद रियासत कहा कि हम हिंदुस्तान का भाग नहीं रहेंगे, हम किसका भाग रहेंगे, पाकिस्तान का। हाँ, और ये सब कहा कि हम अकेले स्वतंत्र रहेंगे, ना हम पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे और ना हम हिंदुस्तान का रहा। जब कुछ समय बीता, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ा आक्रामक जो रूप दिखाए ना तब हैदराबाद रियासत को लगा कि अब तो थोड़ा विकराल, शिव जी का अब जो है चेहरा जो है विकराल हो रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो वो कहे कि आपको मिलना है किसी भी हालत में। उसको लगा कि अगर हम नहीं मिलेंगे तो ऐसा कीजिए कि पाकिस्तान कह दिए हैं, इसलिए भारत का जो राजनेता है वो दुखी हो गया ना। तो बाद में कहा फिर हैदराबाद रियासत कि हम भी ना पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे और न ही हम हिंदुस्तान का रहेंगे ना, एगो हम अलग स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन 3 ही आपका रियासत था, 562 किसी न किसी रूप में भारत में मिल गया। बाकी रहा आपका 3 रियासत जो किसी न किसी रूप में एक कंडीशन के आधार पर मिलाया गया। यानी कंडीशन के आधार पर मिलाए जाने वाला रियासतों की संख्या कितनी, 3। तो तीनों कंडीशन पर जो मिलाया गया वो कौन कौन था, यही ना। तो 562 3 65, पूरा मैथ भी मजबूत है। तो यही आपका 3 कंडीशन पर मिलाया गया। हैदराबाद, जूनागढ़ गुजरात और जम्मू कश्मीर, तो आप जानते ही हैं जम्मू कश्मीर। तो वहां जो हैदराबाद का निजाम था उस साहब कह दिया, पहले कहा था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे, अब बाद में कहा हो कि ना हम पाकिस्तान का रहेंगे ना हम हिंदुस्तान का रहेंगे। तो इसको जो है किस आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलाया गया, सही है, पुलिस कार्रवाई ना। हाँ, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। हाँ, कहने का कि पुलिस ना, आते हैं ठीक है। तो कहने का किस कंडीशन या किस आधार पर या भारत का अंग बना, तब पुलिस कार्रवाई के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में था कि जो जिस लायक है
वैसा करके आपको भारत का अंग बना लेना है ना। तो देखिएगा, कहिएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर कहिएगा तो जवाहरलाल नेहरू से अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो एक खिरी ऊपर थे वो। भले वो प्रधानमंत्री नहीं बने, ये दूसरी बात है, लेकिन कभी भी अगर जवाहरलाल नेहरू की अगर तुलना की बात कहेंगे तो एक खिरी ऊपर होंगे वो ना। उस समय देश में प्रधानमंत्री बनने वाला 3 व्यक्ति था। सबसे कड़ा प्रतिद्वंदी नंबर 1 में लोग चाहता था किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और दूसरा पोजीशन किसका? जवाहरलाल नेहरू का। और तीसरा पोजीशन किसका? मोहम्मद अली जिन्ना। ये 3 ही व्यक्ति था जो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था। तो अब जो है आपको ईमानदार भी थे, अब बड़ा भारी बैरिस्टर भी थे। कौन? देश प्रेम की भावना तो कूट कूट कर उनमें भरा हुआ था ना। हाँ, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना भी था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना में क्या होता था? हिंदू समर्थन नहीं करता था, सिर्फ मुस्लिम ही समर्थन करता था। इन लोगों को हिंदू और मुस्लिम दोनों है, तो जिसको ज्यादा वोट हो जाएगा वही ना जीत जाता है ना। तो फर्स्ट प्राथमिकता, लेकिन 2 कारण था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होने के बावजूद भी नहीं बने। उसका 2 कारण था। एक तो महात्मा गांधी का बहुत प्रिय आदमी थे। कौन? ना जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल से न पड़ता था उनको। हाँ, सबसे प्रिय आदमी उनका था जवाहरलाल नेहरू। वो कभी नहीं चाहते थे कि देश का अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नेहरू के सिवा कोई बने। नंबर 1, उस समय राजघराना से बिलोंग करते थे जवाहरलाल नेहरू। अब समझ जाइए ना, उनका जब वो रहते थे, आपको यहां जब आए तो उनका जो कपड़ा धोने के लिए लंदन जाता था, बताइए। और लंदन से आपको कपड़ा 10 रुपया का रुमाल और 100 रुपया धोआई, बताइए कौन हिसाब है ना। इसी को कहा जाता है क्या? राजसी ठाठ बाट। कहता है ना 10 रुपया के जगह पर 25 रुपया भी खर्च होगा तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा में तो उस समय उनके बाबूजी एक बैरिस्टर थे, जो नाम सुने होंगे आप लोग, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू उस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़ा बैरिस्टर थे। यानी हाँ, वही बैरिस्टर जब बड़ा हो जाता है वकील तो बैरिस्टर कहलाता है ना। तो उस समय उनका इतना आमदनी था कि हिंदुस्तान के 2/3 अकेले उनका आमदनी था, समझ जाइए। और तो उस समय अंबानी वही लोग न थे, लेकिन अंबानी त्याग नहीं करता है, वो लोग बड़ा त्याग किए हुए हैं। एक बात तो है, भले हम लोग कंपैरिजन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ा एक खिरी ऊपर हो जाते, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का भी कम त्याग नहीं रहा ना। हाँ, तो उसके बावजूद एक तो गांधी जी का कड़ा सपोर्ट था, किनको? जवाहरलाल नेहरू की, कि जब भी बनेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ही बनेगा। उस समय अगर महात्मा गांधी बोल देते तो 2/3 काम ऐसे ही हो जाता था। यानी अकेले हिंदुस्तान में वो अगर समर्थन कर देते किसी चीज का तो 2/3 समर्थन तो खुद जाकर अपने कर देते थे, इतना उनका मान्य था। और दूसरा कारण था माउंटबेटन का पत्नी ना। देखिएगा, उस समय तो एकदम प्रिंस लगते थे, राजकुमार टाइप के लगते थे ना। और उस समय उनका पार्क में घूमना उनकी पत्नी के साथ, हाँ, ये सब है। लेकिन इनका इतना ज्यादा प्रभाव था, जो माउंटबेटन देखता भी था तो जवाहरलाल नेहरू का एक टुक शब्द नहीं कहता था। ठीक है, जब हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ और जब जाने लगा तो माउंटबेटन की जो पत्नी थी उसको साफ मन नहीं था जाने का। ठीक है, उसको यही मन लग गया था, लेकिन जब वहां गई तो कुछ ही दिन के बाद मर गई। और उस समय तो बड़ा घराने में ही ना टेलीफोन होता था, मोबाइल उस समय नहीं था। तो उस समय जो बड़ा आदमी होता था वही आपका बतियाता था ना।
राजनीति बड़ा बड़ा लीडर होता था। तो जब उस समय वो मरी तो उनके बेड के अंदर से माउंटबेटन की पत्नी का इतना लिफाफा में चिट्ठी था। क्या है? और ठीक है, ठीक है। और उस समय जो है आपको उसको हुआ कि भाई हम जवाहरलाल नेहरू से एक बार तो मर रहे हैं, थोड़ा एक बार मिलवा देते तो ठीक रहता ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू भी चाह रहे थे कि एक बार उसको चेहरा जरूर दिखा दे, चूंकि अब जा रही है वो ना। लेकिन उस समय लोग इंग्लैंड से इतना ना ज्यादा क्षुब्ध हो गया था, दुखी हुआ था कि अगर वहां ही जाते ना तो इनका प्रतिष्ठा थोड़ा धूमिल होता ना। हाँ नहीं गए, ठीक है, ठीक है। और बेचारी मर भी गई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू देखने नहीं गए। लेकिन दोनों तरफ से ही मन था कि भाई ये भी आते या हम भी देखते। हाँ। अब सुनिएगा, चलिए। हाँ ना ना, वहां इंग्लैंड चली गई। तो देखिए उस समय चाहते तो जवाहरलाल नेहरू कह देते कि तुम रह जाओ तो रह जाती, ठीक है। लेकिन उस समय, हाँ, लेकिन उस समय किसी ब्रिटिश का समर्थन करना जवाहरलाल नेहरू के लिए आसान बात नहीं था। उस समय इस तरह का वो लीडर उभरे हुए थे कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पद इन्हीं को मिलने वाला था। ये नहीं चाहते थे कि मेरा उस समय छवि खराब हो। जा रहा है उसको जाने। हाँ भाई, हाँ देखिए, कहीं कहीं कुछ मजबूरी हो जाता है जो बोलना ठीक नहीं होता। जैसे आप देखे होंगे महाराष्ट्र में एक राज ठाकरे है, जानते हैं ना, बाल ठाकरे का भतीजा है। तो उनको अपना तो हो गया, सोनाली बेंद्रे एक हीरोइन है। हाँ, और राज ठाकरे जो है वो कह दिया कि हम तुम ही से शादी करेंगे। और उस समय राज ठाकरे जो है उसका प्रभुत्व जो है महाराष्ट्र में उभर रहा था, क्योंकि दहिना बाल ठाकरे का कौन बनने जा रहा था, बाल ठाकरे। लेकिन यह बात आपको बाल ठाकरे को पता चल गया कि मेरा जो भतीजा है किसी मराठी लड़की से इसको अपना तो नहीं है, बाहरी से है ना। तब उसको जब बाल ठाकरे को पता चला तो राज ठाकरे को बुलाकर कहा कि तुम सुनो, हम जो है मराठी के बेस पर राजनेता बने हुए हैं, और तू अगर शादी किसी दूसरे तीसरे अगर संप्रदाय में अगर कर लेता है तो उससे जो मराठी का जो मुद्दा उठेगा ना उसमें हम नीचा हो जाएंगे। तब अब तुम्हारे पास दो विकल्प है, शादी करो, अगर शादी नहीं किया तो आने वाला जो जेनरेशन होगा भविष्य, बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी पार्टी को हम तुम ही को बना देंगे। ये बेचारा सोचा तो शादी ब्याह तो बहुत होगा ना। लेकिन चाचा कह रहे हैं कि पद हम ही तुम ही को दे देंगे। सोनाली बेंद्रे को क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जब आया और बाल ठाकरे जब मारा तो राज ठाकरे के न देकर दे दिया ये अपना बेटा के, उद्धव ठाकरे के। तब न जाके आपको तब जाके राज ठाकरे को नया पार्टी का निर्माण कर लिया क्रोधित होकर, यानी उत्तराधिकारी भी गया ना। तो ऐसे ही होता है ना। शादी बाद में किया। सोलानी बेंद्रे का जितना फिल्म मिलता था सब राजे ठाकरे के प्रस्ताव पर मिलता था कि इसको फिल्म दिया जाए, बड़ा प्रभुत्व था। देखिएगा हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के आधार पर मिलाया गया, लेकिन हैदराबाद को जो मिलाया गया उस ऑपरेशन या अभियान का क्या नाम था, सही है, ऑपरेशन पोलो। क्या था, ऑपरेशन पोलो, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। लेकिन दूसरा है आपका जूनागढ़, ये कहां पड़ता है, गुजरात में। लेकिन इसको किस कंडीशन के आधार पर, जनमत संग्रह, यानी जनमत संग्रह का अर्थ होता है कि यहां का जनता अगर कह देगा कि भारत का में मिल जाना है तो हम भी मिल जाएंगे।
अगर वहां की जनता कह दिया कि हम भारत का भाग नहीं रहेंगे या मिलना पसंद हमको नहीं है तो नहीं किया जाएगा। यानी जनता से ही आपको पूछना है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वहां का जनता जूनागढ़ का कह दिया कि हम भारत का हिस्सा बनकर रहेंगे। तो वहां का राजा भी कहा कि ठीक है हम भी रहेंगे। जब जनता का स्वेच्छा से जब ये जनता चाह रही है तो हमको मिलने में क्या जाता है। तो यह किस आधार पर मिलाया गया? जनमत संग्रह, यानी जनता के स्वीकृति के आधार पर, यानी जनमत संग्रह। उसके बाद आइएगा तीसरा आपका क्षेत्र है, तीसरा एक है आपका कौन? जम्मू कश्मीर। कौन है आपको? जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर को किस आधार पर मिलाया गया? सही है आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। किस पर आपको? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके आपको मिलाया गया। विलय पत्र का अर्थ समझे? यानी कहने का कि कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, अगर आप मानिएगा तो हम आपका भाग रहेंगे अन्यथा नहीं रहेंगे। उसी समय ना जवाहरलाल नेहरू और ये सब जो है आपका, वो तो बाद जब स्वतंत्रता हुआ था उससे पहले हुआ कि हम कुछ ऐसा है जो हमको अधिकार दीजिए, कुछ काम हम स्वतंत्र रूप से करेंगे, उसमें सरकार हमको दखल न देगी ना। तो उस समय हुआ कि भाई कैसे भी मिला लेना है ना। उस समय डर लगता था यहाँ की राजनेता की कि कहीं इधर उधर हुआ तो ऐसा न हो कि फिर ब्रिटिश सरकार हमको गुलाम बना ले, क्योंकि वह चाहता ही था कि कैसे राजनेता में और रियासत में टकरा दे कि यह मैटर और दिनों तक चलता रहे ना। माने इस समय उसका नियम था फूट डालो शासन करो ना, कि चूंकि और बाद में फूट नहीं हुआ, एक हो जाने के कारण ही वो आपका क्या हो गया, भारत को उसको स्वतंत्रता देना पड़ा। न तो उस वक्त भी अगर फूट रहता तो अभी वह अंग्रेज जाने वाला हिंदुस्तान से नहीं था। और सबसे ज्यादा अगर किसी देश से उसको आमदनी था तो सबसे ज्यादा किसको? भारत से। 50-50 देश से अकेले अगर राजस्व वसूलता था तो कहां से? यहां से। आज न भले लोहा का चिड़िया हो गया है भारत, लेकिन उस समय सोना का चिड़िया था। तो हम लोग को लूटा तब न लोहा हो गए, न तो पहले क्या थे? सोना था, खनिज संपन्न क्षेत्र भी था ना, सब कुछ था यहाँ। हाँ, तो ये जम्मू कश्मीर रियासत जो है आपको जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिला लिया गया। लेकिन उस समय सबसे अमीर रियासत कौन था? सही है, कौन आपको अमीर कहेंगे? तो हैदराबाद रियासत। यानी उस समय पैसा हो, संपत्ति हो और आमदनी के दृष्टिकोण से अगर कहेंगे तो सबसे अमीर रियासत उस समय कौन था? हैदराबाद। लेकिन सबसे बड़ा रियासत भी कौन था? हैदराबाद। अगर सबसे बड़ी रियासत, आज न तेलंगाना हुआ है तो अभी बात छोड़िए ना, वो तो हो सकता है कुछ दूसरा नाम पड़ जाए, फिर दूसरा राज्य का हिस्सा हो जाए, ये तो आंतरिक काम है। हाँ, सबसे बड़ी अगर रियासत की बात कहेंगे तो कौन? हैदराबाद। सबसे बड़ी रियासत उस समय 565 में 3 ही रियासत था जो सबसे बड़ा था, यही आपका कंडीशन वाला। लेकिन इस तीनों में भी सबसे बड़ा कौन? और सबसे अमीर रियासत भी कौन? लेकिन बड़ा रियासत तो जरूर हैदराबाद था, लेकिन सबसे छोटा रियासत कौन था? बिलावरी। सबसे छोटा कौन था? बिलावरी। लीलावती नहीं ना, बिलावरी। बिलावरी एमपी में था, ठीक है। यानी सबसे बड़ा और सबसे अमीर रियासत की बात कहेंगे तो कौन? हैदराबाद। लेकिन सबसे छोटा रियासत की बात कहेंगे तो कौन? बिलावरी। ये बिलावरी रियासत जो है आपको कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहां आपको? मध्य प्रदेश। हाँ, तो किसी जगह का ना रियासत कहा जाता है,
कौन खाने पीने वाला चीज थोड़ी है कि। सुनिएगा आप, कॉन्फेडरेशन जिसको आप कहते हैं परिसंघ, देखिएगा इसमें 3 टाइप होता है। क्या होता है? 3 टाइप होता है। एक होता है कॉन्फेडरेशन जिसको आप कहते हैं संघ। क्या होता है? कॉन्फेडरेशन यानी संघ। इसका विशेषता क्या होता है वो हम बता रहे हैं आपको। इसका विशेषता होता है कि छोटा छोटा जो क्षेत्र होता है ना, उसके संयोग से एक बड़ा क्षेत्र का निर्माण होता है, और जब भी वह चाहेगा तो उससे फिर आपको अलग होने में भी उसको देर नहीं लगता है। यह नेचर किसका है? परिसंघ का, यानी कॉन्फेडरेशन का। यानी सब मिलकर एक आपका देश का सहयोग करता है, और जब भी चाहेगा छोटा छोटा क्षेत्र उसे निकलना, तो निकलना भी उसके लिए आसान बात होता है। यह नेचर किसका होता है? कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ। दूसरा स्टेज आता है फेडरेशन का, नाम सुने होंगे ना। फेडरेशन का भी है, इसमें भी हूबहू जो कॉन्फेडरेशन का नेचर होता है वही फेडरेशन का नेचर होता है। उसमें भी आपको छोटा छोटा मिलकर एक देश का सहयोग करता है या निर्माण करता है, और वो भी अगर चाहेगा छोटा छोटा क्षेत्र अगर उसे निकल जाना तो वो भी उसके लिए आसान बात है। 2 कंडीशन हुआ। लेकिन फेडरेशन की बात कहेंगे, जो संघ होता है हिंदी में, आज उस पर अगर कहेंगे कौन सा देश आपको आधारित है तो आपको अमेरिका। अगर फेडरेशन पर अगर कोई देश आधारित है उसका एक जीता जागता आपका उदाहरण कौन देश है? अमेरिका। अब आएंगे हम लोग यूनियन का, नाम सुने होंगे। यूनियन का भी अर्थ होता है संघ। क्या होता है? संघ। इसमें होता है कि बहुत सारा क्षेत्र जो है छोटा छोटा मिलकर निर्माण होता है, वो क्षेत्र हो या राज्य हो, लेकिन मिलकर तो निर्माण जरूर करता है। लेकिन कोई राज्य चाहेगा कि हम हट जाए, यह संभव नहीं है। आम तौर पर उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन या संघ। इसका जीता जागता उदाहरण कौन है? अपना भारत। आप ये भी सुने होंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत एक, हाँ, भारत राज्यों का संघ है। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 1। यही भारत राज्यों का संघ है। यह किसका उदाहरण है? यूनियन या संघ का। यूनियन या संघ का। उसी दिन शायद क्वेश्चन पूछा था जो आप लोग गड़बड़ा गए थे, ये उसमें था ना। एक दिन शायद संविधान का टेस्ट हुआ था, हाँ, तो यही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के नेचर पर ध्यान देना है। आप लोग सब बात को एक ही समझते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत। देखिए आंसर शीट जो होता है ना, आंसर शीट वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ए मारना हो, टाइपिंग में बी मारा गया, गड़बड़ा। क्वेश्चन गलती नहीं रहता है, आंसर अब उसका गलती होता है। अब बहुत सारा क्वेश्चन रहता है टाइपिंग में मिस हो जाता है, गड़बड़ा। सुनिएगा, तो भारत जो है एक राष्ट्र है या एक देश है? क्या भारतीय संविधान में इसका जिक्र मिलता है? नहीं मिलता है। भारत को भारतीय संविधान में एक राष्ट्र या देश नाम से संबोधित नहीं किया गया है। किस नाम से उसको संबोधित किया गया है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है आपको? भारत राज्यों का संघ है। जबकि वर्तमान स्थिति की अगर बात कहेंगे तो हिंदुस्तान यानी भारत में आपको कितना राज्य है? 128, सीधे 28,
सही है। कितना है आपको? 28। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात कहेंगे तो कितना? 8। अभी वर्तमान में 28 अब प्लस 8 यानी टोटल मिलाकर 36, जिसमें 28 आपका राज्य हो गया और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना। यही सबको मिलाकर यही ना कहता है भारत राज्यों का संघ है। लेकिन एक आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम का नाम सुने होंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आया ना, तो ये जो है आपका पारित कब हुआ था? फिर गड़बड़ाया। अब ये रुकिए, इसी पर ध्यान देना है। ठीक है? हाँ। यानी कहने का इसको कहिए लाया गया। ठीक है? अब पारित कर देगा यानी लागू हो गया। हाँ वो तो होबे करेगा 5/6 में दिक्कत नहीं है। सुनिएगा फिर, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था? यानी इसका प्रस्ताव भी कब लाया गया था? तो 1953। लेकिन पारित या लागू कब किया गया? 1956। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश था? 14 प्लस, यही ना। आज की अगर बात कहेंगे तो 28 प्लस 8 बराबर 36 और 14 4 प्लस 20। यानी वर्तमान कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ाता अपने ठीक हो जाता है। हाँ, यानी कहने का वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे जिसमें आपका राज्य 28 को है और 8 को आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यानी दोनों अगर मिला देते हैं तो दोनों मिलाकर 36 हो रहा है। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत आपका उतना राज्य नहीं था, 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। यानी टोटल मिलाकर अगर कहेंगे तो 14 6 कितना? 20.5 पूरा 20। सही है। ठीक है। आप बताइए भाग 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। जब हम लोग स्वतंत्र हुए, हाँ रुकिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय भारत को एक राष्ट्र या देश के से संबोधन नहीं किया गया था, एक भारत के राज्यों का संघ कहा गया। तो देश या राष्ट्र न कहने का मेन कारण क्या था? माने उस समय तो भारत एक देश है या भारत एक राष्ट्र भी तो कह सकते थे। क्यों कहा गया कि भारत एक देश या राष्ट्र न होके भारत राज्यों का संघ है? इसका क्या कारण था? संप्रभुता। किसका? उस समय भारत को संप्रभुता प्राप्त नहीं था। यानी संप्रभुता कहने का उसके लिए 2-4 चीज की आवश्यकता होता है। एक तो आपका अपना नियम और कानून होना चाहिए ना, अपना संविधान होना चाहिए, जो भारत के पास उस समय संविधान नहीं था। ये भी आप लोग को एक बात बताए होंगे, चूंकि भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था ना। अच्छा
कोई अभी 15 अगस्त के जरूरी नहीं है इसलिए नहीं लिखे हैं, अभी 47 के जरूरी है, ठीक है। हाँ, और 1950, अभी 26 या 15 अगस्त के जरूरी नहीं है, ठीक है। तो भारत स्वतंत्र हो गया कब? जबकि अपना संविधान लागू कब? 1950 में। यानी इसमें गैप हो गया कितना साल का? 3 साल का। तो आप बताइए, जब उस समय संविधान रहता तो जिस समय हम लोग अगर स्वतंत्र थे 1947 में, तो हम लोग का संविधान लागू हो जाता कि नहीं? इसका अर्थ है कि उस समय हम लोग के पास अपना संविधान या अपना नियम और कानून नहीं था। हुआ कब से? 1950 से। लेकिन ये 3 साल जो हम लोग चले ब्रिटिश सरकार के कानून यानी संविधान से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं डोमेनियन स्टेट्स। क्या कहते हैं? डोमेनियन स्टेट्स। यानी डोमेनियन स्टेट्स कहा जाता है कि भारत स्वतंत्र हुआ और उस समय संविधान लागू नहीं हुआ, उसका जो भी कारण हो लागू न होने का, और 1950 में आपका संविधान लागू हुआ, तो ये 3 साल जो संविधान या नियम कानून से जो हम लोग चले, वही व्यवस्था क्या कहलाता है? डोमेनियन स्टेट्स। तो आपसे पूछ देगा कि डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा कब मिला था? भारत को डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा कब मिला था? 15 अगस्त 1947। और भारत स्वतंत्र भी कब हुआ? लेकिन भारत आपको संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। यानी हम लोग का संविधान कब लागू? भले हम लोग का संविधान प्रथम बार लागू अगर कहेंगे तो 26 नवंबर 1949 से, लेकिन पूर्ण रूप से या कंप्लीटली या लागू की अगर बात कहेंगे तो 26 जनवरी 1950। तो 1947 और 1950 के बीच का जो बात व्यवस्था रहा हम लोग का चलने का, वही संविधान, उसको आमतौर पर हम लोग क्या कहेंगे? डोमेनियन स्टेट्स। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा उसी समय मिल गया जिस तिथि पर भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। जबकि भारत गणतंत्र या पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हो गया? स्वतंत्र और गणतंत्र। स्वतंत्र कहने का अर्थ कि आप पर अब मेरा कोई जोर नहीं है, आपसे हम मुक्ति पा लिए। लेकिन गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है कि कोई भी देश का या गणराज्य या गणतंत्र कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह वंशानुगत न हो। गणराज्य का कहने का अर्थ हुआ कि राष्ट्राध्यक्ष का वंशानुगत न होना, यानी भारत का जो पद है ना वह चुनाव के द्वारा बदलेगा ना, चुनाव के द्वारा बदलेगा। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो क्या उनका बेटा रहेगा, कोई रिलेशन वाला रहेगा? नहीं, फिर चुनाव होगा, एक छोटा आदमी भी बन सकता है, दूसरा तीसरा भी बन सकता है। यही व्यवस्था क्या कहलाता है? गणतंत्र। तो गणतंत्र दिवस पर आपको 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति। लेकिन 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराता है? तो कौन? प्रधानमंत्री।